भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं भारत का अपवाह तंत्र, या मैं साधारण भाषा में बोलूं भारत का नदी तंत्र। किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं? भारत के नदी तंत्र का। और नदी तंत्र की श्रृंखला में हम लोगों ने कल प्रारंभ किया हिमालय नदियों का। ये मैं कहा था कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है नदियों वाला, जिससे कि बहुत से प्रश्न बनते हैं। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उत्तराखंड में, आपने देखा था, उसमें भी नदियों के ऊपर प्रश्न थे। ठीक है, इसको भी बताते रहना जो नए बच्चे आएंगे। तो हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उत्तराखंड की, उसमें आप समझते हैं कि नदियों के संबंध में प्रश्न आए थे। अभी आगामी आरओ एआरओ की परीक्षा होगी, उसमें भी आप देखोगे नदी के संबंध में प्रश्न आए थे। और आप पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे भारत के भूगोल के संदर्भ में, तो नदियों से प्रश्न हर परीक्षा में बने हैं, चाहे राज्य स्तर की हो चाहे संघ स्तर की हो। तो जो नदी तंत्र है उसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में हमने हिमालय नदियों का अध्ययन प्रारंभ किया था, और इसमें मैंने आपको सिंधु नदी के संदर्भ में कुछ बातें बताई थी, जैसा कि मैं अपेक्षा करता हूं आपको पता होगी। और जिसको भी नहीं पता या जिसने नहीं पढ़ा, दोबारा रिवीजन ही नहीं किया इस क्लास के बाद, कल के बाद, तो दोबारा देखिएगा जरा। हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना कौन सा भूगोल का अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र आज। हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय नदी तंत्र। हमने भारत में जितनी भी नदियां हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी थी हिमालयी नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरी कैटेगरी थी प्रायद्वीपीय नदियां, यानी प्रायद्वीप की नदियां। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं हिमालय नदियों का कर रहे हैं। और हिमालय नदियों में हमने देखा था जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें सबसे पहले कौन सी? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। इसके अलावा गंगा नदी तंत्र भी हमें पढ़ना है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र, नदी तंत्र क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं। अब यहां पर हम देख रहे हैं नदी, तो नदी का नाम आप देख रहे हैं सिंधु है। और ये सिंधु नदी जो है ये कैसी नदी है? ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। कैसी है? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल है। अंतरराष्ट्रीय क्यों है? अंतरराष्ट्रीय क्यों है? क्योंकि यह नदी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन देशों में प्रवाहित होती है। और वह तीन देश क्रमबद्ध तरीके से क्या है तो हम सभी जानते हैं। सबसे पहले ये चीन, यानी चीन का जो तिब्बत का भाग है, फिर उसके बाद जाती है ये भारत में, और भारत में उसके बाद ये जाती है पाकिस्तान में। तो ये सिंधु नदी है जो चीन, भारत और पाकिस्तान तीन देशों में प्रवाहित होती है, फाइनली पाकिस्तान में जाती है ये। तो ये अंतरराष्ट्रीय नदी हो गई। ट्रांस बाउंड्री, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री रिवर। फिर रही बात इसकी लंबाई की, कि सिंधु नदी कितनी लंबी है। तो सिंधु नदी की लंबाई को लेकर अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है। हालांकि हमने आपको बताया था 2880 किलोमीटर, जिसको ज्यादातर मान्यता है, नहीं तो 2900 किलोमीटर, और कहीं कहीं पर तो 3000 किलोमीटर से भी ऊपर इसकी लंबाई बताई गई है। फिर प्रश्न आया कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का उद्गम कहां पे है? उद्गम, उद्गम बोले तो ओरिजिन, कहां से निकलती है? और दूसरी प्रश्न है कि इसका मुहाना कहां पर है। तो मुझे राम बहादुर जी बताइएगा, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? इधर देखिए, आप बताते नहीं, यहाँ पे कोई बच्चा आया है? चिल्लास से सर। कहां से इसका उद्गम होता है राम बहादुर जी? क्या बोला मैंने? चिल्लास? चिल्लास। चिल्लास से उद्गम नहीं होता। चिल्लास तो वो स्थान है जब ये भारत से छोड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उद्गम मतलब जहां से इसकी धारा निकलती है, सर स्ट्रीम। दमचौक से, सर दमचौक से भारत में। दमचौक भी वो स्थान नहीं है। देखिए अच्छा, भारत में प्रवेश करती है, जी जी जी। राम बहादुर जी, कैलाश राम सीता जी,
दमचौक और चिल्लास वो स्थान है जो भारत में एंट्री और एग्जिट पॉइंट है इस नदी के, प्रवेश और जो यहां से बहिगमन होता है वो बिंदु है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं इसका उद्गम कहां से होता है, ओरिजिन कहां से होता है। जैसे गंगा नदी का गंगोत्री से होता है, सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से होता है बताइए। कौन? कैलाश श्रेणी है क्या सर? कैलाश श्रेणी, ठीक है। और शुभम एग्जैक्ट कहां से होता है बेटा? शुभम, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? शुभम कटहत, आवाज आ रही है शुभम? शुभम है ना क्लास में? कहां चले गए? किसको पता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से सिंधु नदी का एग्जैक्ट उद्गम कहां से होता है? राम बहादुर जी कैलाश श्रेणी बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट कहां से होता है आप बताइए? बोखरचू, बहुत बढ़िया। नामक स्थान। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी का, मैं पूरा अगर पता बताऊं आपको सिंधु नदी का, और भूलना नहीं है भाई, सबको याद रखना है, ये कोई भूलने वाली चीज है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी से, कैलाश श्रेणी लिखा नहीं था आपने कल? कैलाश श्रेणी, जो मैं नोट्स लिखाऊंगा वो तो लिखाऊंगा, इसको तो खुद ही लिख देना होता है जो बोर्ड में लिखा है। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी, बोखरचू मानसरोवर से सर ना? हाँ जी। सानो ख्वाब, ख्वानो ख्वाब हिमनद है, ठीक है। इसका निचला हिस्सा है जहां पे पानी जाता है मानसरोवर झील पे, और बोखरचू नाम का वो स्थान पड़ता है। और ये है आपका हिस्सा कैलाश श्रेणी का, तिब्बत, वहां से निकलती है। मैंने पूरा एड्रेस बता दिया आपको। सिंधु नदी जो है ये सानो ख्वाब हिमनत का निचला हिस्सा, जो कि मानसरोवर झील में जो पानी जाता है, वहां पर बोखरचू स्थान जो कि कैलाश श्रेणी का पार्ट है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ये यहां से सिंधु नदी आ रही है, और फिर सिंधु नदी जो है ये 3 देशों में प्रवाहित होके, चीन, यानी चीन में तो निकल ही रही है, चीन यानी तिब्बत में। भाई तिब्बत और चीन एक ही है, मैं तिब्बत बोलूं चाहे चीन बोलूं, ये मत बोलिएगा कि आप तिब्बत बोलते हैं कभी चीन बोलते हैं, एक ही बात है। तो चीन, फिर भारत, और फिर पाकिस्तान, फाइनली पाकिस्तान में जाती है। और पाकिस्तान में कहां गिरती है? अब देखो फिर इधर कोई आ गया, आप बताते क्यों नहीं भाई? दिया आ गई। और ये फाइनली कहां गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में, डेल्टा बना के। कहां गिरती है? अरब सागर, अरब सागर में डेल्टा बनाती है पाकिस्तान में। याद रहेगी बात? यह है सिंधु नदी। तो ये आपको इतना चीज ध्यान रखना है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां पे होता है, ये एक अंतरराष्ट्रीय रिवर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, लंबाई याद रखनी है, उद्गम ध्यान रखना है, मुहाना ध्यान रखना है। मुहाना मतलब इसका माउथ। फिर हमने बात की थी कि सिंधु नदी उदाहरण है किस प्रकार की नदी का? हमने कल पढ़ा था नदियों के अलग अलग प्रकार। ये कैसी रिवर है? ये एंटीसीडेंटल रिवर है, अर्थात कैसी है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? जो कि हिमालय के निर्माण से, महान हिमालय के निर्माण से पहले से प्रवाहित होती है। कैसी रिवर है? एंटीसीडेंट रिवर है, जिसमें कि ना केवल सिंधु आती है बल्कि सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है, ठीक है। और ये तीनों ही नदियों का, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है बच्चों? हाँ, कैलाश श्रेणी से होता है, यानी तिब्बतन श्रेणी से होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बात ध्यान रहेगी। सबको क्लियर हो गया यहां तक? लिख लिया आपने भी बेटा? ठीक है। फिर मैंने बताया था सिंधु नदी, आप बताएंगे मुझे सबसे पीछे मैडम, सिंधु नदी भारत में आप जानते हैं आती है, प्रवेश करती है जिस स्थान पे, उस स्थान को क्या बोलते हैं जहां पर भारत में प्रवेश करती है? दमचौक। आपने कर लिया ना नोट? लिख रहे हो अभी कुछ? हो गया। सिंधु नदी भारत में जिस स्थान में प्रवेश करती है उसका नाम क्या है? दमचौक। बहुत बढ़िया, दमचौक में प्रवेश करती है। और बाहर निकलती है तो चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास।
ये हो गया एंट्री यानी प्रवेश, और ये हो गया निकास यानी बाहर जाना। फिर अगर हम बात करें सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है बच्चे? कौन सी श्रेणियों के मध्य बहती है? जास्कर, जास्कर किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का? जास्कर लद्दाख कराकोरम। जबकि पहले हम लद्दाख लिख सकते हैं, अगर उत्तर से लिखे लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। और कौन सा प्रमुख शहर इसके किनारे है? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह इस सिंधु के दाहिने तट पर है, दाहिने तट पर बसा है। भारत में सिंधु नदी केवल कहां प्रवाहित होती है? केवल लद्दाख में। भारत में केवल कहां प्रवाहित होती है? लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है। और सिंधु नदी गिलगिट, पीओके में जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, वहां पर गिलगिट में एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज यानी महाखड्ड बनाती है। महाखड्ड, महाखड्ड का निर्माण करती है या गॉर्ज का निर्माण करती है। उस गॉर्ज को क्या कहा जाता है? इंडस रिवर गॉर्ज भी कहा जाता है, या उसका दूसरा नाम है बुंजी गॉर्ज। क्या नाम है? बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज ये कहां बनता है? हमारे हिसाब से पीओके में, और आपको ध्यान रखना है गिलगित, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। ये भी आपको बात ध्यान में रहेगी कि नहीं रहेगी? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है सिंधु नदी के संदर्भ में। फिर बात आती है सिंधु नदी में मिलने, अरे इधर फिर आ गया भाई कोई, आप इधर देखते रहिए, इधर भी देखो। सिंधु नदी में मिलने वाली, जैसी बोर्ड से हटती है नजर, उधर देख लिया करो। सिंधु नदी से मिलने वाली नदियां। अब सिंधु नदी से बहुत सी नदियां मिलती हैं। कुछ नदियां इसकी दाई सहायक है, कुछ इसकी बाई सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी से जो नदियां मिलेंगी, वैसे भी आपको पता है सिंधु नदी लाइफलाइन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ये तीन तीन प्रांतों में बहती है। भाई भारत में तो कहां बहती है? लद्दाख में। और जम्मू कश्मीर का अगर पूरा क्षेत्र आ जाए तो हम जम्मू कश्मीर भी बोलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है सिंधु नदी उनके तीन प्रांतों में बहती है। और वो तीन प्रांत कौन से हैं? कोई बता सकता है मुझे आप में से कि पाकिस्तान के किन? भारत में तो एक ही जगह है लद्दाख, राज्य में तो बह नहीं रही, यूनियन टेरिटरी में बह रही है, क्योंकि लद्दाख वर्तमान में संघ शासित प्रदेश है। लेकिन पाकिस्तान में सिंधु नदी कहां कहां बहती है? पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है सबसे पहले इनका प्रांत है खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा एक प्रांत है, खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का। इसके अलावा आप देखिए इनका एक प्रांत है पाकिस्तान वालों का जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। और पंजाब के अलावा एक और प्रांत है पाकिस्तान वालों का जिसका नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध। तो ये तीन स्टेट पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। हाँ जी, बात करनी थी उससे, सूर्या से करनी होगी इनको बात। एक सेकंड है, कॉल कर दो सूर्या को। तो पाकिस्तान का पंजाब है खैबर पख्तूनवा, ठीक है। और पाकिस्तान का ही पंजाब प्रांत भी है, हमारा भी है पंजाब प्रांत, और पाकिस्तान का प्रांत है सिंध। इन तीन प्रांतों में, वैसे पाकिस्तान में मेजरली चार प्रांत है, खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है ना। और फिर उनके पास पीओके है जो इन्होंने हमारा, जिसको उन्होंने दो भागों में तोड़ रखा है, आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। और एक उनका जो इस्लाम, वो है इस्लामाबाद, जो उनकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको? याद रहेगी बात? तो ये है सारी स्थिति इसकी। अब इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान में, मुझे आप बताएंगे आयुष, पाकिस्तान में पंचनद, पंचनद, पंचनद सिंधु नदी पे मिलता है। पाकिस्तान में पंचनद सिंधु नदी में मिलता है। तो आयुष मुझे बताइए, पंचनद जो है वो पांच नदियों का संयुक्त जल है। वो पांच नदियां कौन कौन सी है? आयुष बताएंगे।
क्रम में बताइए। झेलम पहले, पहले क्या बोलेंगे? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, कोई ऐसा स्टूडेंट होना नहीं चाहिए हमारी क्लास में जिसको याद ना अभी तक। तो सबसे पहले कौन सा है? झेलम। कौन सा है? झेलम। झेलम के बाद चिनाब। कौन सा है? चिनाब। फिर है रावी। फिर कौन सा है? रावी। रावी के बाद है व्यास नदी। कौन सी? हिमाचल की व्यास। और फिर कौन सी है? सतलुज। ये भी ट्रांस हिमालयन है, सतलुज। ये आपको बात ध्यान रखनी। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स विच टुगेदर फॉर्म्स क्या? पंचनद। ये सब मिलके क्या बनाती हैं? पंचनद। अब एक चीज ध्यान रखिए, आप बताइए बहुणा मैम, ये पंचनद पाकिस्तान में मिलता है किस नदी में? सिंधु नदी में। तो ये दाई सहायक है कि बाई सहायक है? हाँ, एक व्यक्ति अभी उधर, 2 व्यक्ति थे लेफ्ट, ठीक है। दूसरी बात आप मुझे बताइए, साउथवर्ड्स आ गई, इसका मतलब ये साउथवर्ड्स मिल रही है उसको। दूसरी बात ये है कि ये कहां पर मिलती है पाकिस्तान में? पंचनद कहां मिलता है सिंधु नदी को? बोलिए। जो वो बोल रही है मीठन कोट में। कहां बोलते हैं? मीठन कोट। मीठन कोट या मीठान कोट नाम का जो स्थान है पाकिस्तान में, वो पंचनद वहां पर पाकिस्तान में मिल जाता है। याद रहेगी बात? सबको याद रहेगी? क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हैं। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हैं, जो कि जैसे आपने नाम सुना होगा गिलगिट। गिलगिट भी एक नदी है। श्योक, श्योक भी नदी है जिसमें नुब्रा भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कुर्रम, काबुल, गौमुल, बहुत सी सहायक नदियां सिंधु की हैं, जो कि उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक। और कुछ ट्रिब्यूटरी है इसकी लेफ्ट बैंक। कल हम आपको बता रहे थे दाई सहायक नदियां और बाई सहायक नदियां। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ये 5 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी नदियां जो है आपकी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की है, समझ रहे हो? कुछ सेंट्रल एशिया की रिवर आप देख रहे हैं, बाकी ये रिवर जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये 5 नदियों के नाम आपको स्पेशली ध्यान रखने ही है। इनको हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी आप लोग देखते हैं, इन नदियों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। फिर इनमें हमें क्या पढ़ना है? इनका उद्गम है। हाँ, सरस्वती नदी जो है उसकी बात हमने इसलिए की थी क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि 7 महत्वपूर्ण नदियां रही हैं इस क्षेत्र की। तो 5 ये है, छठी सिंधु है, और 7वीं है सरस्वती, जिसको घग्गर, हाकरा नदी के नाम से आज के टाइम पे जाना जाता है। जब आप चंडीगढ़ जाएंगे तो चंडीगढ़ से ही एडजेसेंट सिटी है पंचकुला। पंचकुला नदी, जो पंचकुला शहर है उसमें किनारे, वो उसी के किनारे है जिसको आप बोलती हैं हक्कर या घाघरा नदी। तो पहले घाघरा बोलते हैं उसको, आगे चल के उसका नाम हक्कर हो जाता है, HAKKAR। इतनी बात याद रहेगी सबको? हाँ भाई, राम बहादुर जी समझ में आ गए यहां तक? यस सर। शुभम, सीमा जी, सनी, ये सब चीजें हमने डिस्कस यस करी। सर। ये सब हमने डिस्कस किया था, ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग जो बाद में आए क्या क्या हमने पढ़ा था, और इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आ रही हो। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, कहां से निकल रही है पता होना चाहिए, कितनी लंबाई है ये पता होना चाहिए, किन किन देशों में बह रही है ये पता होना चाहिए, किन श्रेणियों के मध्य बह रही है ये पता होना चाहिए, कौन सा शहर इसके किनारे है भारत का इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए। ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में अब आपको ले जा रहा हूं मैप में, जहां पे अब आप इसको समझेंगे। तो अब हम आपको ले जा रहे हैं नक्शा, जो इसके संदर्भ में हमने एक PDF बनाया था। इंडियन ज्योग्राफी, इंडस रिवर सिस्टम। सर हम कौन सा पेज खोले, नंबर बता दीजिए। जी,
आप पेज पेज तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये पहला जो आपका जम्मू कश्मीर वाला नक्शा है उसको आप खोल सकते हैं, वरना ओके सर भारत ओके। भारत वाला जो है उसको आप खोल सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। हम जानते हैं सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है, जिसका भी हमने जिक्र किया। सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख या सिंगी खंबान, ये कल आपको बताया गया था, कल पढ़ लिया था ना, मैं सिंगी खंबान कहते हैं इसको। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू, बोखरचू जिसका भी हमने नाम लिया, वहां से निकलती है। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खंबान और लायंस माउथ। और ये कैसी रिवर है, अभी बताया था आपको, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती नदियां जो कि हिमालय के निर्माण से पहले से ही बहती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब बातें आपको बता दी गई है। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में है। तो काफी बड़ी नदी है, 3 देशों में प्रवाहित होती है और अलग अलग देशों से ये जल ग्रहण करती है। तो यानी इसमें आपका चाइना का रीजन आ गया, इसमें आपका इंडिया का रीजन आ गया, पाकिस्तान का, अगर अफगानिस्तान का भी आप देख रहे हैं जो है रिवर कलेक्ट कर रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा क्षेत्र विस्तार में इसका जो है फैलाव है। लंबाई आपको बता दी गई है 2,880 किलोमीटर के आसपास है, 2,900 किलोमीटर आप बोल दीजिए। और भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1,114 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स, जो हम आपको कल बता रहे थे कि सबसे लास्ट में पड़ती है, और फिर बाकी जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो अंदर की तरफ से भारत की ओर से इसमें मिलती हैं। फिर यहां से देखते हैं, यहां से निकलने के बाद ये सिंधु नदी दमचौक, जब ये निकल जाती है वहां से, कहां से, तिब्बत से, तो आप जानते हैं दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, ये बात आपको बता दी गई है। और भारत में लेह, जो हमारा लद्दाख की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश, से बहती हुई कारगिल होते हुए बलूचिस्तान जाएगी। ये वही बलूचिस्तान, गिलगिट बलूचिस्तान का क्षेत्र है बलूचिस्तान, बाल्टिस्तान, ये ध्यान रखें। बलूचिस्तान कहां से आ गया, बाल्टिस्तान जाएगी, कहां जाएगी, बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान तो अलग हो गया, बाल्टिस्तान जाएगी, बाल्टिस वही भी कह रहा है, बलूचिस्तान कैसा है, बाल्टिस्तान जाएगी, बाल्टिस्तान। तो ये बाल्टिस्तान वही क्षेत्र है जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान, ध्यान रखेंगे, जाएगी। बाद में यह बुंजी गार, ये जो बुंजी गॉर्ज है, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज, जो आपको मैंने बताया कहां पड़ता है, पीओके में, जो बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है, पर एक मोड़ काटती है, फिर गिलगित होते हुए नंगा पर्वत, याद है हिमालय का सबसे पश्चिमी जो चोटी थी पर्वत, हिमालय का पश्चिमतम पर्वत जाती है, तो वहां से ये क्या कर जाती है, टर्न कर जाती है और कहां एंटर करती है, पाकिस्तान में। तो आपको ध्यान रखना है, बुंजी गॉर्ज का नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना, और ये दमचौक नाम का स्थान भी ध्यान रखना है। फिर सिंधु नदी चिल्लास, ये भी आपने पढ़ा था, चिल्लास नाम का स्थान, दमचौक और चिल्लास नामक स्थान से भारत से निकलते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में मिठान कोट में, जिसका भी जिक्र किया गया था, में बहती हुई अंततः सिंधु नदी कराची नामक बंदरगाह, जो पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर कल बताया था आपको कराची, वहां पर बंदरगाह के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है, या कराची पर एक डेल्टा बनाती है। तो ये सारी बात तो आपको क्लियर है कि नहीं है, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, हो जाएगा याद, ठीक है। अब जरा इसका नक्शा देखिए, जो इसका, जी हाँ हाँ, पाकिस्तानी प्लेन से, हम्म, पैटर्न नहीं, बांग्लादेश जो है, आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, बांग्लादेश जो है लो लैंड एरिया में है, आप देखिए बांग्लादेश के एकदम नीचे समुद्र आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान में आप देखिए तो पाकिस्तान में माउंटेनियस रीजन ज्यादा है, बांग्लादेश में प्लेन रीजन ज्यादा है। पाकिस्तान में पूरा आपको प्लेन नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में नीचे आएंगे आप तो आपकी एक रेंज है सुलेमान रेंज, बलूचिस्तान वाली साइड देखेंगे आपको मिलेगी किरथर रेंज। तो पाकिस्तान में बीच बीच में जो टेरेन है वो ऊंचा ऊंचा है। जो बलूचिस्तान और सिंध वाला क्षेत्र देखेंगे, वहां पे आपको एक बहुत फेमस प्रसिद्ध पर्वत है वहां का, किरथर, नाम सुना भी हो आपने, किरथर रेंज।
इनमें भी एक नदी है जो बहुत ज्यादा फैलती है, जो आप बात कर रहे हैं वो है आपकी झेलम नदी। क्योंकि झेलम नदी जब श्रीनगर में पहुंचती है, हमारे यहाँ श्रीनगर क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, तुलनात्मक रूप से फैलाव है, वो घाटी है ना वो, तो वहां पर वो फैल जाती है। जबकि बांग्लादेश में आप देखते हो इस प्रकार का माउंटेनियस रीजन नहीं है। बांग्लादेश में जितने भी माउंटेन्स है, बांग्लादेश से ऊपर जो हमारा पूर्वोत्तर का हिस्सा है वहां पर है। लेकिन पाकिस्तान में आप ये ना समझे कि पाकिस्तान में केवल पर्वत पीओके वाली साइड ही है या उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में ही है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में अफगानिस्तान में हिंदू कुश रेंज आपको मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के भीतर आपको एक पूरी रेंज मिलेगी जिसको आप सुलेमान श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इससे वहां के उच्चावच में फर्क पड़ रहा है। दूसरा वहां पर किरथर रेंज भी है जिससे वहां की उच्चावच पे फर्क पड़ रहा है। तो पाकिस्तान का जो एक हिस्सा है उस हिस्से से ही ये डिवाइड हो जाती है और उस हिस्से के पूर्वी भाग में बह रही है सिंधु नदी। फिर नीचे जो आप सिंध आ जाए तो सिंध लगभग सिंध का पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्से को छोड़ दे, पूर्वी हिस्सा लगभग प्लेन है। तो वहां पे काफी ये फैलाव में रहती है और फिर वहां तो बट भी जाती है। जब डेल्टा बन रहा है सिंध और हमारे गुजरात तक कहते हैं, इसकी एक धारा आती है जो कच्छ का रण है। हाँ चट्टान की कंडीशन इसी वजह से क्योंकि वो उच्चावच जो है उसका हप और हाई हो रहा है पर्वत की श्रेणियों की वजह से। पश्चिम में पर्वत है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है पामीर नॉट से ये एक स्टेबल क्षेत्र नहीं है। बांग्लादेश तो बिल्कुल प्लेन एरिया है, बिल्कुल फ्लैट है बांग्लादेश का। हाँ जब हमारा पार्ट था उत्तरी हिस्सा आप देख लीजिए तो मेघालय के पठार से कट जाता है ना, मेघालय का पठार ऊपर ऊपर निकल गया। जो हमने पढ़ा था गारो, गारो खासी नहीं, गारो और इधर राजमहल का गैप, उसके कटने से एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र बन गया है और वो मैदानी क्षेत्र खड़ बना और खड़ भरता गया। तो पाकिस्तान में भी है लेकिन हाँ उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि वहां पर कुछ माउंटेनियस रेंज। चलिए अब आ जाइए आप, ये आपने देख लिया डेल्टा बनाती है। अब इसके नक्शे पे आप गौर कीजिएगा, इसका ये नक्शा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में बहुत सारी इसकी सहायक नदियां भी है जो हमें पंचनद पढ़नी है। जरा पहले ध्यान से देखिए, पहले इसमें मेन नदी देखिए, इसमें भारत भी दिख जाएगा आपको, पाकिस्तान भी दिख जाएगा, सफेद है पर ये इनको दिख भी, हाँ दिख रहा है ना ऑनलाइन। देखिए पहले सिंधु नदी को पहचानिए, इसमें से कौन सी है सिंधु नदी, मेन रिवर, क्योंकि यहां तो बहुत सारी रिवर है। किस कलर में, रेड कलर में बनाते हैं। तो आप देखिए ये जो आपको दिखेगी, मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये और डार्क कर देते हैं इसको। ये नदी ठीक है आयुष, बह रही है बह रही है। कहीं नीचे ये देखिए लाल रंग में जो आपको दिख रही है एक बड़ी सी लाइन, दिस इज इंडस रिवर। कौन सी रिवर है ये, इंडस रिवर। और इंडस रिवर जो आप देख रहे हैं ये इस क्षेत्र में, आप ये भारत का नक्शा देख पा रहे होंगे, उत्तर का हिस्सा है ये, मतलब जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज संयुक्त, आप आज पुराना जम्मू कश्मीर समझिए, तो ये पूरा क्षेत्र आ गया इसमें। और यहां पर आप देख रहे हैं ये इंडस रिवर जा रही है। तो इंडस रिवर इस प्रकार से, ये क्षेत्र हो गया तिब्बत का, ये क्षेत्र हो गया भारत का और ये क्षेत्र हो गया पाकिस्तान का। इस प्रकार से यहां पर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, इस तरह से बह रही है। तो इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं किस तरह से, ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली और ऐसे मुड़ गई। अब यहां ऐसे क्यों मुड़ी है, क्योंकि आपको पता है हिमालय का जो क्षेत्र है सबसे पश्चिमी हिस्सा जो हमने पढ़ा था जिसका नाम था क्या, नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत के होने के कारण आप समझ रहे हैं वहां से ये बेल्ट कर रही है और इस प्रकार से पाकिस्तान के जो प्लेन एरिया जिसकी सर बात कर रहे थे वहां पर क्या करती है, एंटर करती है। पाकिस्तान में 3 क्षेत्रों में, ये ऊपर का हिस्सा प्रॉपर प्लेन नहीं है, इधर से आपको पता है ये खैबर पख्तूनवा वाला क्षेत्र है, फिर नीचे आता है पंजाब का क्षेत्र और फिर नीचे आ जाता है सिंध का क्षेत्र। अब ध्यान से देखिए यहां पर आपको छोटी छोटी नदियां दिखेंगी जो इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है झेलम, अगर आप पढ़ पा रहे हो झेलम, झेलम ठीक है। इधर आप देखेंगे चेनाब, रावी देख पा रहे हैं, ब्यास और सतलुज, यही वो 5 नदियां हैं जिन्हें आप पंचनद के नाम से जानते हैं। क्या देख रहे हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। लेकिन आप एक चीज गौर करें, ये सारी नदियां डायरेक्ट सिंधु में नहीं जा रही,
ये सारी नदियां पहले एक जलधारा का निर्माण करेगी और फिर एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर ये देखिए सारा पानी चेनाब सतलुज फाइनली मिले। ये इतना पार्ट है केवल जिसमें ये सारी एक साथ है, और इतने पार्ट को हमने बोला पंचनद। क्या बोला? पंचनद। और ये पंचनद यहां पर सिंधु से मिला, इसी स्थान को आप बोलते हैं मीठनकोट या मिठानकोट। क्या बोलते हैं? मीठनकोट या मिठानकोट। तो जरा ध्यान से देखियो, हम बात कर रहे हैं सिंधु, तो सिंधु हमने बोला भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पश्चिमी नदी है, क्योंकि अब उधर से जो नदियां आएंगी वो अफगानिस्तान वाली नदियां हैं, जो उधर से नदियां आ रही है वो सेंट्रल एशिया की नदियां हैं। इधर से जो नदियां जाएंगी जो भारत की साइड से, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वही हमारे एग्जाम के सिलेबस में आती है। अब उन नदियों में भी आप जानते हैं 5 नदियां हैं, वो झेलम, और क्रम इसी में याद होना चाहिए आयुष, क्रम इसी तरह से झेलम, चेनाब, फिर कौन सी आएगी? रावी। ये रावी जो है, ये मेरे लिखने से कट गई ना, रावी इसके नीचे, फिर ब्यास, और फिर सतलुज। अब इनमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु की जितनी भी सहायक नदी हैं उनमें सबसे पहले आप नाम देख रहे हैं किसका? झेलम का। अब झेलम नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पहले झेलम के बारे में बताता हूं, इधर लिखता हूं मैं थोड़ा थोड़ा। झेलम, देखिए झेलम नदी का उद्गम, अब आपसे ऐसे कई तरह से प्रश्न बनते हैं इसमें। झेलम नदी का उद्गम हमारे जम्मू कश्मीर में वेरीनाग स्प्रिंग या शेषनाग स्प्रिंग से होता है, वेरीनाग झील या शेषनाग झील से। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट पूछेगा सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन सी नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर से हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं वो वेरीनाग स्प्रिंग से निकलने वाली कौन सी है? अरे अभी लिखने की कोई बात नहीं है, केवल समझने की बात है। वेरीनाग स्प्रिंग से निकलने वाली, वेरीनाग झील से निकलने वाली हमारी कौन सी हो गई? झेलम रिवर। अब ये झेलम रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इसी के तट पर बसी है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक है श्रीनगर, एक है आपकी जम्मू। सर्दी और गर्मियों में चेंज होती है। तो झेलम जो है उसी के तट पर बसा है आपका। डल झील भी आप जानते हो, उसको वाटर प्रोवाइड करती है ये। और दूसरा आपका हो गया जो वहां की राजधानी कैपिटल है श्रीनगर, कैपिटल जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। भाई एक श्रीनगर हमारे उत्तराखंड में है, वो अलकनंदा के किनारे है जो गंगा की सहायक है, और एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो झेलम के किनारे है जो सिंधु की सहायक है कि नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है झेलम नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए, यही झेलम आगे जाके, आगे देखिए कहां गई, आगे गई और आगे जल के किस में मिल गई है? ये मिली चेनाब में। ध्यान रखना है झेलम डायरेक्ट किस में नहीं मिल रही है? सिंधु में नहीं मिल रही है। कोई भी नदी डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलेगी इनमें से, वो सब पहले पंचनद बनाएंगी और तब पंचनद बन के मिलना है उन्होंने फाइनली किसमें? सिंधु में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, झेलम नदी जो है, झेलम रिवर, ये झेलम रिवर निकल रही है भारत से। भारत में कहां से निकल रही है? वेरीनाग स्प्रिंग से। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज के किनारे है? श्रीनगर सिटी। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन से लेक को वाटर फेड करती है? डल लेक को। फाइनली ये पाकिस्तान में एंटर करती है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये मिल जाती है किससे? अपने दक्षिणवर्ती आने वाली चेनाब नदी से, अपने दक्षिणवर्ती आने वाली चेनाब। तो झेलम से नीचे है चेनाब। अब चेनाब के बारे में कहा जाता है, जो दूसरी नदी है चेनाब, ये कहां से निकल रही है साहब? चेनाब। चेनाब के बारे में कहा जाता है बच्चों कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या कहा जाता है? चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। अभी हम पढ़ रहे थे जम्मू कश्मीर, सबसे पहले सिंधु तो कहां से निकल रही है? सिंधु का तो भारत से कोई लेना देना नहीं है निकलने में। सिंधु कहां से निकल रही है? मानसरोवर, बोकरचू, कैलाश श्रेणी। फिर आ गया झेलम। झेलम कहां से निकल रही है जल्दी बताइए? जम्मू कश्मीर, शेषनाग या वेरीनाग स्प्रिंग, यानी तीसरा। अब आ गई कौन सी? चेनाब। चेनाब रिवर जो है, ध्यान से सुनेगा, चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में दर्रा है ऊपर, लद्दाख हिमाचल निचले बॉर्डर पे ही है उनके। बाड़ा लाचाला, क्या नाम है? बाड़ा लाचाला। कौन सा दर्रा है? बाड़ा लाचाला। वहां से निकलती है चेनाब, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचाला।
ये मैंने आपको पढ़ाया था ना एक बार, बड़ा लाचाला। अच्छा ध्यान रखना है, चेनाब रिवर डायरेक्ट एक उसमें नहीं निकलती। आज भी जाम लगा हुआ था बेटे, आज भी जाम लगा हुआ था, है? लेट उठे, ठीक है। बाड़ा लाचाला, और बाड़ा लाचाला दर्रे से निकल रही है, लेकिन ये एक धारा के रूप में नहीं निकलती बच्चों, ये निकलती है दो धाराओं के रूप में। ध्यान से सुने अब, चेनाब को हिमाचल प्रदेश में दो धाराओं के रूप में देखा जाता है। जैसे हमारी गंगा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा बनती है, तो चेनाब बनती है दो नदियों से, जिसका नाम है चंद्र और भागा। क्या नाम है? चंद्र और भागा। तो चंद्रा एक नदी है प्लस भागा, जब दोनों मिल गई चंद्रभागा तो बन गई चंद्रभागा, और इसी चंद्रभागा को आगे चल के बोला जाता है चेनाब। क्या बोला जाता है? चेनाब। तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रे से दो स्ट्रीम्स निकल रही हैं, जो हिमाचल प्रदेश में आगे चल के स्थान बनता है जिसका नाम है तंडी। कौन सी जगह है? तंडी। भाई हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मंडी, मंडी भी है वहां, और वहां तंडी भी है। तो तंडी में मिलती है दोनों, चंद्र और भागा, और यही नदी कहलाती है चेनाब। ये नदी क्या कहलाती है? चेनाब। और ये चेनाब नदी वही है जो आगे चल रही है, फिर पाकिस्तान जाएगी। ये सारी नदियां पाकिस्तान जाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रिवर जहां से ये निकली है, जम्मू कश्मीर, आगे चल के आपने देखा चेनाब पाकिस्तान गई, और पाकिस्तान में इसमें ऊपर से कौन सी नदी मिली जो अभी हमने पढ़ी? झेलम। कौन सी मिल गई? चेनाब में ऊपर से मिल गई ना, ये मिल गई, झेलम मिल गई। याद रहेगी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले सर ने सिंधु पढ़ाई, सिंधु के बाद सर ने झेलम पढ़ाई, फिर झेलम आगे बढ़ी, लेकिन झेलम आगे नहीं गई, इधर से सिंधु, इधर झेलम आगे बढ़ी। उसके बाद सर ने पढ़ाई चेनाब। चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकल के गई पाकिस्तान में है, और उसमें मिल गई कौन? झेलम। तो झेलम में मतलब झेलम जो है वो मिल गई किसमें? चेनाब। याद रखना है, यानी झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की, ना कि डायरेक्ट सिंधु की। वेरी गुड। झेलम भी हो गया, चेनाब भी हो गया। फिर आता है रावी। कौन सी नदी है? रावी। रावी नदी, रावी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में ही इसका भी उद्गम हो रहा है। रावी नदी का उद्गम भी कहां से हो रहा है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। कहां से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग। रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। रोहतांग दर्रे के दो सिरे हैं, उसी के एक सिरे से निकलती है आपकी कौन सी? रावी नदी। तो र से रावी, र से रोहतांग। बोलो आयुष, र से रावी, र से रोहतांग। और कौन सी नदी आ गई यहां से? रावी नदी। कौन? चेनाब अभी चलिए, चेनाब ही चल रही है। रावी नदी कौन सी आ गई? रावी नदी। चेनाब बड़ा लाचाला दर्रे से थी, अभी हम रावी पढ़ रहे हैं। तो रावी नदी जब आगे बढ़ी, तो रावी नदी देखिए, ये भी भारत से होते हुए, पंजाब से होते हुए कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये भी किससे मिल गई? चेनाब से। चलो ध्यान से देखिए, चेनाब इसको आप बीच में रख लीजिए। चेनाब में ऊपर से आ रही है झेलम, और चेनाब में नीचे से आ रही है रावी। आ गई बात समझ में? चेनाब को बीच में, चेनाब बड़ी है, चेनाब को जरा पहले चेनाब को समझ लीजिए। चेनाब नदी आई बाड़ा लाचाला से, चेनाब नदी जाएगी पाकिस्तान, ठीक है। अब चेनाब में ऊपर से, चेनाब के ऊपर है कौन सी? झेलम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने वाला पागल बनाने के लिए आपको राइट बैंक लेफ्ट बैंक में कंफ्यूज कर देगा। तो ये चेनाब है, चेनाब की राइट बैंक कौन सी है? चेनाब की लेफ्ट बैंक कौन सी है? तो आप समझ गए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? सर समझ यस गया। सर। ठीक है। तो आगे देखिए, अब चेनाब में मिल गई दोनों नदियां, ठीक। एक हो गई आपकी झेलम, एक हो गई आपकी रावी। फिर आती है ब्यास नदी, बड़ी पवित्र नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, यह भी रोहतांग दर्रे के पास है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। कहां से आयुष? हिमाचल प्रदेश में कहा? ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रे का दूसरा सिरा है, एक सिरा ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अब यहां से निकल गई कौन सी नदी? ब्यास। ब्यास नदी बड़ी पवित्र नदी है, और इसका संबंध महर्षि व्यास से सुना है। व्यास जी का नाम सुना है आपने? महर्षि कृष्ण देव यापन वेद व्यास जी, वेद व्यास जी से भागवत संकलन जिन्होंने किया है, तो वेद व्यास जी से संबंध है इनका। व्यास नदी इन सभी नदियों में
एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान जाती ही नहीं है। सिंधु भी पाकिस्तान जाती है, झेलम भी पाकिस्तान जाती है, रावी भी पाकिस्तान जाती है, चेनाब भी पाकिस्तान जाती है, सतलुज भी पाकिस्तान जाती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रांस बाउंड्री रिवर? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन पाकिस्तान? तो आपको ध्यान रखना है, ब्यास नदी भारत से ही निकलती है। सिंधु नदी तंत्र में एकमात्र ऐसी नदी आप देख रहे हैं इधर से, ब्यास नदी भारत से ही निकलती है और भारत में ही अपनी सहायक नदी सतलुज में मिल जाती है। हमारे हिमाचल से निकलेगी और हमारे पंजाब में कपूरथला पड़ती है एक जगह, कपूरथला उनका जो है इलाका है, कपूरथला में हरि के नाम के स्थान पे ये मिल जाएगी। किस पे? तो देखो अगली नदी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, व्यास। तो याद रखना व्यास बहुत पवित्र नदी है। कहती मैं पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाऊंगी। व्यास, व्यास नदी, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कहां से निकल रही है? व्यास कुंड से। कहां से निकल रही है? व्यास कुंड, जो कि रोहतांग पास का ही पार्ट है। और यहां से फ्लो करते हुए हिमाचल से ये पहुंचती है कहां? ये पहुंचती है कहां पहुंचती है बताइए? पंजाब में। हमारा पंजाब, हमारा पंजाब, हमारे पंजाब में जगह पड़ती है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है कपूरथला। कौन सी जगह है? कपूरथला। कपूरथला में हरि के नाम का एक बैराज बन रखा है। हरि के जगह है, उसी पर बन रखा है बैराज, जिसका नाम क्या है? हरि के बैराज। अब ध्यान रखिए, वहीं पर ये नदी अपने नीचे से आने वाली नदी, इसके नीचे आ रही है सतलुज, उससे मिल जाती है। तो ये सतलुज में कहां मिल गई? भारत में ही मिल गई। क्या ये सतलुज में पाकिस्तान में मिली? नहीं, सतलुज आगे जाएगी पाकिस्तान में, सतलुज आगे जाएगी पाकिस्तान में, लेकिन ये पहले ही उसमें कहां मिल गई? भारत में कपूरथला में मिल गई। अब ध्यान से देखें, जब ये सतलुज से मिल रही है, व्यास नदी जब किससे मिल रही है? ये देखो सतलुज तो आगे चली गई ना पाकिस्तान, ब्यास नदी जब उसमें मिल गई, ये मिल गई ब्यास, ये देखो ऊपर से आई ब्यास मिल गई। जब ब्यास नदी सतलुज में मिल रही है तो पानी बहुत बढ़ गया। सतलुज तो खूब सारा पानी लेके आ रही है, ऊपर से ब्यास का भी पानी मिल गया, तो खूब सारा पानी हो गया। यहां पे हमने बना दिया बैराज। बैराज समझते हैं? ऐसे में छोटा डैम, जैसे डैम होता है, बैराज बना दिया। और यहीं से निकाल दी हमने भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकल गई यहां से? इंदिरा गांधी नहर निकाल दी हमने, इंदिरा गांधी। और यही नहर जो है आपकी, ये हमारे हरियाणा और हमारा जो राजस्थान है, पश्चिमी मरुस्थली, पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इनको पानी प्रोवाइड करती है। क्या करती है इनको? पानी। तो आप देखिए, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर कब निकाली गई, कहां से निकाली गई? तो आपको पता है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है उन दो नदियों के मुहाने, जहां पे दो नदियां मिल रही है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक सतलुज नदी है और एक नदी है ब्यास। सतलुज और ब्यास का आपस में मिलन होता है कहां पर? पंजाब में, हमारे भारतीय पंजाब के। पंजाब भी दो दो है ना, एक पंजाब उधर है, एक पंजाब इधर है। तो हमारे पंजाब के कपूरथला में होता है फरक्का नामक स्थान में, वहीं पर फरक्का बैराज बना है। और वहीं से निकाली गई है एक, क्या निकाली गई है? नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो भारत की सबसे बड़ी कैनाल कहलाती है, यानी कि सबसे बड़ी नहर कहलाती है। हाँ, कौन सा? फरक्का बैराज, बहुत बढ़िया। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है, वो गंगा नदी पे बना है। जब गंगा नदी बांग्लादेश जाने वाली होती है, उस पर बना है फरक्का बैराज। और ये है हरिके, ठीक है। फरक्का बैराज, फरक्का पे भी बैराज बना है, फरक्का है पश्चिम बंगाल में, वो बिल्कुल सही, वो पाकिस्तान, वो है आपका उधर वाला बांग्लादेश वाला। और ये कौन सा है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी पे बना हुआ है। समझ में आ गई बात? अब नीचे से देखो, तीसरे और एक और आ गई नदी, एक देखो इधर से देखो, अब और पीछे से ये कौन सी आई? सतलज, लास्ट रिवर है, ये राक्षस ताल से आ रही है, ये भी ट्रांस हिमालयन है, राक्षस ताल से आई और ये आई आगे चल के भारत में प्रवेश करेगी। अब बताओ कौन से दर्रे से प्रवेश कर रही है भारत में? सतलज रिवर। बोलो, अभी कोई बोल रहा था आप में से, आपकी आवाज आई थी, बोलो, आपने बोला था, आप बोलो। सर शिवकिला। शिपकिला, वेरी गुड। कौन से दर्रे से? शिपकिला। कितनी बार तो पढ़ा रखा है आपको, बोलते क्यों नहीं? आयुष ने बोला केवल शिपकिला दर्रे से, नहीं ये मैडम ने बोला। कौन सी मैडम थी?
दिया थी? यस सर। ठीक है। शिपकिला दर्रे से प्रवेश कर रही है, वेरी गुड। शिपकिला दर्रे से प्रवेश कर रही है और ये देखो आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, और ऊपर से इसको कौन मिल गई? अरे बोलो, ऊपर से कौन मिल गया? अभी तो पता है, व्यास नदी। कौन सी मिल गई? व्यास नदी। फिर ये नदी आगे बढ़ी सतलुज, और सतलुज आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और आप देख रहे हैं उधर से आपकी नदी कौन सी आ रही है? चेनाब नदी। अब इन नदियों का होगा मिलन डायरेक्ट, यानी सतलुज किसका पानी लेके आ रही है? ब्यास का। और चेनाब किसका पानी लेके आ रही है? झेलम का और रावी का। अब यह है चेनाब, ये भी लंबी है, यह है सतलुज, ये भी लंबी है, दोनों मिल गई। इस चेनाब में दो नदियों का पानी है, और ये खुद एक तीसरी नदी है, दो और एक तीन। इस सतलुज में ब्यास का पानी है, और ये खुद भी एक नदी है, तीन और दो पांच, दोनों पांचों मिल गई, तो हो गया पंचनद। और आगे चल जाओ, यानी कुछ दूरी तक ये पांचों नदियों का पानी साथ बहता है पाकिस्तान। किस किस को समझ में आ गया? जल्दी तो देख लो और अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो। यस सर, समझ रहा हूँ। दोबारा से देख लीजिए इसको ढंग से, और बनाने की कोशिश कीजिए रफ में, कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कौन सी नदी कहां जा रही है, कौन किसकी सहायक है। सिंधु की सहायक तो सब हैं बोलने के लिए ना सर, लेकिन मेनली तो वो मेन किस में मिल रही है, उस हिसाब से देखना आपको। सर ये बता दीजिए, हरि के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है? जी, इंदिरा गांधी नहर हरि के बैराज से निकलती है, जो कि पंजाब के कपूरथला में है। और यहां पर दो नदियों का मिलन होता है, जिसमें आपकी भारत की नदी है व्यास, और ट्रांस हिमालयन नदी है सतलुज। हाँ, डाउन स्ट्रीम में भाखड़ा नांगल बांध भी सतलुज नदी पे ही है। भाखड़ा और नांगल ये दो अलग अलग जगह हैं। भाखड़ा आपका पड़ता है हिमाचल में, और हिमाचल का डाउन स्ट्रीम है नांगल, वो पड़ता है आपका पंजाब में। और वैसे पहले हिमाचल भी पंजाब का ही पार्ट था 1966 तक। हाँ, गए हैं ना नांगल रेलवे स्टेशन? नांगल मेरे मामा जी रहते हैं ना, तब मुझे पता है, मैंने देखा है। नांगल नांगल मेरे मामा जी रहते हैं वहां। हाँ, नांगल डैम है, भाखड़ा नांगल ज्वाइंटली बोलते हैं लोग, एक ही समझते हैं, पर दो अलग अलग है वो, पर एक ही का सिस्टम का पार्ट है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? देख पा रहे हैं नदियां सारी आप? देख पा रहे हैं? यस सर। और ऊपर से आप देख यस पा सर। रहे हैं, ये इंडस में ऊपर से आप देख रहे हैं यहां पर गिलगिट, श्योक। श्योक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योक नदी। अब दाईं तरफ की सहायक देख लेना, इनके नाम याद रखना बस। एक आप देख रहे हैं यहां पर एक नदी है श्योक, श्योक की एक सहायक नदी है नुब्रा, है ये देखो ये नुब्रा, नुब्रा वैली बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये दिक्कत है कि क्षेत्र हमारे पास नहीं है। तो आप देखो, अब अभी तक तो हमने ये सारी पढ़ी इधर की, इनमें एक और इंपॉर्टेंट है जास्कर रिवर। जास्कर का है ये रही, ये देखो ये भी जास्कर, ये भी मिल रही है। ये भी किस में मिल रही है? किस में मिल रही है? इंडस में। ये भी किस में मिल रही है? इंडस में। और ये भी उसी तरह से मिल रही है जैसे पंचनद मिलता है, ठीक है। यानी कि ये कैसी हो गई? लेफ्ट बैंक। देखो जास्कर अपने नक्शे में भी देख लेना। और उसके बाद ऊपर वाली देखो कौन कौन सी है। एक है श्योक, चार पांच इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। श्योक नदी, श्योक की सहायक है नुब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योक की सहायक है नुब्रा। इसके अलावा दूसरी नदी देखिए आप ऊपर, गिलगित नदी। गिलगित स्थान है ना, गिलगित बाल्टिस्तान, उसके नाम पे, जैसे जास्कर श्रेणी है, जास्कर के नाम पर नदी है, ठीक है। दिख गई? दिख गई? अब आगे देखो, फिर आती है आपकी ये वाली नदी जो इंपॉर्टेंट है, काबुल नदी। क्या नाम है? काबुल। जिसके किनारे, जिसी के किनारे अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल के नाम से, काबुली चना भी सुना हो आपने? काबुली चना है ना, एक चैप्टर पढ़ते थे हम बचपन में, काबुली वाला। तो ये काबुल, ये देखो ट्रांस हिमालयन, काबुल की एक बहुत इंपॉर्टेंट,
गिलगित ऐसे जा रही है, ये ऐसे, हाँ, मतलब ऊपर से आ रही है, उधर पहाड़ियां है ना। फिर आगे काबुल में एक नदी है स्वात, स्वात रिवर, स्वात घाटी, बहुत खूबसूरत घाटी है पाकिस्तान में। अच्छा, ये वही क्षेत्र है जहां तालिबान का भी इंटरफेरेंस रहता है। और एक नाम सुना होगा आपने, मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की एक लड़की थी जिसे गोली मार दी थी तालिबान ने, उसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था कि नहीं मिला था, आपको भूल गए आप लोग? कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला, और कैलाश सत्यार्थी सत्यार्थी। वेरी गुड, हाँ जी, उन दोनों को मिला था। तो यही वही स्वात घाटी है, बहुत प्रसिद्ध है। तो ध्यान देखिए, देखिए क्या क्या नाम बोले हमने। हमने नाम बोले श्योक के, हमने नाम बोले गिलगित के। श्योक की सहायक नदी नुब्रा याद रखनी है, गिलगित नदी याद रखनी है, काबुल याद रखनी है। काबुल में ही आप देख रहे हैं स्वात भी, इसी में आप देख रहे हैं कुनार नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से आप देख रहे हैं एक नदी कुर्रम, काबुल कुर्रम, ये देखिए सब इसमें मिल गई, तोची इसमें मिल गई, गुमल इसमें मिल गई। तो ये सारी नदियां हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये नदियां मिलती हैं और ये किस तरफ की हैं। इसमें केवल प्रश्न ये बनता है किस तरफ की है, जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का शहर है पेशावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सुना है आपने पेशावर शहर का नाम? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बार अपने एटलस में देखिए, बना रखा है कहीं इन्होंने ये, अरे इस नक्शे में देखना बेटा, हाँ शोक नदी मिल रही है ना, इंडस के अंदर मिला उसको, शोक नदी, ये आगे ऐसे गई, मिल गई। ठीक है, चलिए अब अपनी नोटबुक भी निकाल देना 2 मिनट बाद, पहले तो देख लो, फिर नोटबुक भी निकाल देना। नोट कर लो आप पहले। सर ये पूछना है आपसे, जी बोलो बेटा। सर ये पूछना है कि क्या ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, सर ये व्यास और पाकिस्तान सतलुज, एरिया में भी है? जी जी, ये हाँ पाकिस्तान एरिया में आएंगे क्या? क्योंकि सर ये पेज नंबर 10 में पाकिस्तान में शो कर रहा है, तो सर क्या पाकिस्तान में आएंगे अब पूरी चारों? हाँ, ये भारत से होती हुई पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान में केवल जाती है व्यास सारी। नहीं जाती बस? जी जी। केवल व्यास नहीं जाती, केवल व्यास नहीं जाती, आप पाकिस्तान के नक्शे में भी आप देख सकती हैं। सर इसमें शो कर रहा है इसीलिए पूछा आपसे जी। ठीक है ठीक है, आप उसमें देख लीजिए। देखिए एक फैक्ट मैं वही चेक कर रहा था, मेरे को मैंने कभी पढ़ा था तो मैं कंफर्म कर रहा था। पाकिस्तान का जो फेमस शहर है ना, पेशावर, पेशावर, वो उनके प्रांत खैबर पख्तूनवा की राजधानी भी है। खैबर पख्तूनवा, जिसका मैंने नाम लिखा था ना आज बोर्ड पे, खैबर पख्तूनवा, मैंने कहा 3 प्रांतों में पास होती है पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध। तो पंजाब की राजधानी तो लाहौर है उनके, और कराची सिंध की राजधानी है, और खैबर पख्तूनवा की राजधानी है पेशावर। पेशावर का नाम सुना होगा, बहुत फेमस शहर है। और पहले हमारा शहर था वो किसके किनारे है? वो काबुल नदी के किनारे है, काबुल नदी, वही काबुल नदी जो किसमें मिलेगी? सिंधु नदी में। ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, मैं वही चेक कर रहा था। मैंने कई 2-3 साल पहले कहीं पढ़ा था तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मैं पहले चेक कर लूं कहीं गलत ना बोल दूं, इसलिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, आप कैसे याद रखेंगे इसको, क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज ना हो। एक तो पहला इनके उद्गम से प्रश्न पूछता है, तो मैं आपको एक पहले ट्रिक बता देता हूं, देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है क्या? पहले आपको ध्यान रखना है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। पहली भी एस से है, आखिरी भी एस से है, पहली भी एस से है, आखिरी भी एस से है।
मैंने जानबूझ के इंडस नहीं लिखा, सिंधु एस से आता है ना, और यहां पर भी एस। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। पहली भी ट्रांस बाउंड्री, यानी पहली भी कहां से आ रही है? तिब्बत से। सिंधु भी तिब्बत से आ रही है, आखिरी भी कहां से आ रही है? तिब्बत से। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 नदियां याद रखनी है ना आपको इधर की पहले, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। लेकिन याद रखना इन 6 नदियों में पंचनद सिंधु नहीं बनाती, पंचनद ये बनाती। हाँ, और वो पंचनद उसमें मिलेगा। ठीक है, याद रहेगी बात। अब देखिए, सिंधु भी तिब्बत की है, पहली हो गई उधर से, और इधर से लास्ट हो गई कौन सी? सतलुज। अब जो सिंधु नदी है, ये तो प्रिंसिपल रिवर है ही जिसको हम पढ़ रहे हैं, बाकी उसकी सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों में जो सबसे ज्यादा लंबी लंबी हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है कौन सी है? एक तो चेनाब, और एक तो चेनाब और सतलुज। चेनाब और सतलुज। अब ये चेनाब को, सिंधु को अलग कर दिया हमने, सबसे पहली है, कर दिया अलग। फिर हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? चेनाब। चेनाब यानी ये सेंटर की हो गई, कौन सी हो गई? सेंटर। सी से चेनाब, सी से सेंटर। इस चेनाब में मिलेगी झेलम भी और रावी भी। इस चेनाब में मिलेगी कौन सी? झेलम भी और रावी भी। और फिर आई आपकी ये सतलुज। इस सतलुज में मिलेगी ब्यास। सतलुज और ब्यास एक साथ मिलेंगी। आ रही है बात समझ में? हमने पढ़ा था ना ब्यास नदी किस में मिल रही थी? सतलुज में। और हमने पढ़ा था कि चेनाब नदी पे ऊपर से मिल रही है झेलम, और नीचे से मिल रही है रावी नदी। याद रहेगी बात। फिर तीसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना है, इनमें से जो पहली नदी है ये तिब्बत से आ रही है, आखिरी नदी भी तिब्बत से आ रही है, लेकिन ये वाली नदी एकमात्र ऐसी है जो जे से है, और ये जेके से निकलती है, जम्मू कश्मीर। और बाकी ये 3 नदियां ये एचपी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। ध्यान से देखते चलिए, दिमाग में बिठाते चलिए। इनमें से जो नदी जे से है, एकमात्र नदी जो जम्मू कश्मीर से निकल रही है, वो कौन सी है? झेलम। कौन सी है? तो कभी भी पूछा जाए जम्मू, इन नदियों में से, सिंधु की जो सहायक में पंचनद, इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर का याद रखना, सर ने बताया था जम्मू कश्मीर जे से जम्मू, जे से झेलम, जे से झेलम। और बाकी तो फिर 3 आखिरी तो आपको पता ही है, सतलुज भी वहीं से आती है, कहां से? तिब्बत से। और सिंधु की तो बात ही नहीं है, वो तो पहले आती है। तो फिर 3 जो बच गई वो कहां से आती है? हिमाचल से। कहां से आती है? हिमाचल। अब हिमाचल में 3 दर्रे सर ने पढ़ाए हैं। हिमाचल में सर ने पढ़ाया है बाड़ा लाचाला, तो बाड़ा ला चा ला, वहां से आ गई चेनाब चंद्रभागा के रूप में। और सर ने जो बाकी दर्रे पढ़ाए हैं, यानी रोहतांग, आर से रोहतांग, आर से रावी, और ब्यास, ये आ गई रोहतांग से। बच गया शिवकिला, उससे ये प्रवेश कर जाएगी, ये भी पूरा हो गया। शिवकिला, शिवकिला दर्रा, छोटा श मतलब श सलजम वाला, उसमें छोटी की मात्रा। तो हो गया क्लियर? तो अब बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ ये कहां से आ रही है? सब बोलो। तिब्बत से। आखिरी नदी भी कहां से आ रही है? तिब्बत से। बाकी सब नदियां जो हैं उसमें से जम्मू कश्मीर से कौन सी आ रही है? झेलम। हिमाचल से कौन सी आ रही है? चेनाब, रावी, ब्यास। झेलम जो है जम्मू कश्मीर में कहां से आ रही है? वेरीनाग या शेषनाग से। वेरीनाग या शेषनाग से, ठीक है। फिर चेनाब कहां से आ रही है? बाड़ा लाचाला दर्रा। कहां से आ रही है? बाड़ा लाचाला। चेनाब नदी आ रही है बाड़ा लाचाला से, चंद्र और भागा के रूप में। हिमाचल के तंडी में इसकी संयुक्त धारा आगे चल के चेनाब कहलाएगी। रावी नदी कहां से आ रही है? रोहतांग। रावी नदी कहां से आ रही है? रोहतांग। और ब्यास नदी कहां से आ रही है? ब्यास कुंड, रोहतांग, यानी कि हिमाचल प्रदेश से। बाकी अब इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान नहीं जाती? ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती। तो ब्यास नदी कहां जाती है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पंजाब के कपूरथला में किससे मिलती है? ऐसा लिख देगा, ब्यास रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या करोगे? सतलुज। ब्यास किस में मिलती है? और बाकी झेलम और रावी किस में मिलती है? और चेनाब और सतलुज आपस में मिलके पंचनद बनाएंगी, और पंचनद किस में मिल जाएगा? सिंधु में, पाकिस्तान के मीठनकोट। ठीक है, बोलेंगे तो नहीं? चलिए, दर्रे याद रहेंगे। हिमाचल में ऊपर का तरफ दर्रा
बाड़ा लाचाला, बीच की तरफ दर्रा रोहतांग, और नीचे की तरफ दर्रा शिवकिला, और नीचे की तरफ शिवकिला। इंदिरा गांधी कैनाल किस नदी से बनाई गई है, किन दो नदियों के संगम से, सतलुज और ब्यास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लिखेंगे अब इसे जरा। कल कहां तक लिखा था बच्चों को, लिखा था कि नहीं लिखा था? हुँ? सिंधु नदी। देखिए अगला पॉइंट लिखना, आज की डेट डाल के जल्दी लिखो। अब तो 15-20 मिनट, 15-16 मिनट रह गए, जल्दी लिखो। अब लिखने का ही काम है बस, अब समझाने का काम आज का खत्म हो गया, मेरा गलत थक गया। अब लिखो। अब सिंधु नदी, सभी लोग अपने पेन पेपर निकाल दीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज तो बोल रहे हो, मैं कल पूछूंगा ये। अच्छा इधर से उधर कर दी ना कर नदी किसी ने, उसी नदी में ले जा दूंगा तुम्हें और वहीं डाल दूंगा, फिर तुम भी पाकिस्तान पहुंच जाओगे बहते बहते, फिर करोगे चिल्ला रहे होगे बचाओ बचाओ। एक मूवी थी प्रीति जिंटा की ना, प्रीति जिंटा की एक मूवी थी जिसमें कोई बह के चला गया था पाकिस्तान। द हीरोज। द हीरो। इसलिए कोई उधर गलती से भी ना मतलब बह जाए, ऐसा कई बार बहते हैं, कई बार बॉडी बहते बहते ना, डेड बॉडी बह के उधर पहुंच जाती है। चलिए, नदी भी बोलती है, हमें तो अपने इलाके में बहती थी, इन्होंने बाढ़। हाँ झेलर, वूलर वूलर लिखेंगे। बहुत फ्रेश वाटर लगे भारत की सबसे बड़ी। देखिए सिंधु नदी के बाएं एवं दाएं दोनों तरफ से, सिंधु नदी के बाएं एवं दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे जैसे श्योक, आधा श, सलजम वाला आधा श, य में ओ की मात्रा क, श्योक, कौमा गिलगित, कौमा शिगार, शिगार। जो नदियां आपको एटलस में ना मिले उन्हें आप नेट पे देख लेना। शिगार, कौमा काबुल, कौमा जास्कर, कौमा पंचनद, पंचनद का मतलब पांचों को एक साथ लिख दिया हमने, पंच आदि। इनमें इनमें दाहिने तट पर मिलने वाली, दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है काबुल, काबुली वाला। इनमें दाहिने तट पर मिलने वाली, याद रखना है काबुल सिंधु की सहायक है, ठीक है। अफगानिस्तान की एक नदी और इंपॉर्टेंट है पर उसका सिस्टम सिर्फ चेंज हो गया, पर्वत आ गए ना बीच में, हिंदू कुश, वो है हेलमंड नदी, सुनी होगी आपने। मादक पदार्थों की खेती के लिए जानी जाती है। ये तालिबान तुलिबान तस्करी करते हैं, मादक पदार्थ, चरस अफीम गांजा सप्लाई होता है इनका, इनकम इससे आती है, 2 नंबर का काम इनका। हाँ बताइए। हाँ हाँ अफगानिस्तान की, ये यूएस का प्लान था ना। हम्म। तो अफीम के आइडेंटिफिकेशन के लिए वो जो काम था वो आपके देहरादून में आई। अच्छा तो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था यूएस में, अफीम को आइडेंटिफाई करके जहाँ अफीम की खेती थी फिर उस पे उन्होंने फंगस डाले, पूरी अफीम की खेती बर्बाद हुई उसके बाद। क्योंकि वो इसी से पैसा कमाते हैं, उनका बड़ा, इकोनॉमी खराब करनी होती है। हाँ ताकि उनकी सप्लाई टूट जाए ना, पैसा जो पैसा ही तो आता है इन पे गलत तरीके से, बहुत तगड़ा चलता है इधर तो, बहुत अशांति है, पूरा मिडल ईस्ट अशांत है। पूरा अफीम पे फंगस डाला था, हम्म। अफीम पूरा बर्बाद हुआ, उसके बाद पूरा।
तब से वो उसको बर्बाद ही कर रहा था। मतलब अमेरिका अपना बदला ले रहा था ना। 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में, आपको याद है सबको? उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने पूरा इतने सालों तक, और अभी तो गया वहां 2020 में ट्रंप ने घोषणा की थी, और फिर बाइडेन के समय फाइनली अब वहां पे वापस तालिबान आ गया। भारत ने इतना इन्वेस्टमेंट किया वहां, इतने डैम, सलमा डैम, वहां की पार्लियामेंट हमने बनाई। पाक में भी शामिल हुआ इसी दौरान वो अफगानिस्तान। 63 ट्रिलियन खर्च किया था सर अमेरिका। लेकिन उसके बाद भी अब ये देखो कि वहां पे तो सरकार कौन सी आ गई, तालिबान की। फिर भी तालिबान के भी साथ भी ठीक ही ठीक है, हम वैसे डायरेक्ट बात नहीं करते, पर जो भी है ठीक ही है। चलिए लिखिए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी आपने लिख दी काबुल, काबुल लिख दी। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अतिरिक्त दाहिने तट पर मिलने वाली, इसके अतिरिक्त दाहिने तट पर, दाहिने समझ गए ना, ऊपर वाली साइड से, दाहिने तट पर मिलने वाली, दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं, अन्य सहायक नदियां हैं, अन्य सहायक नदियां हैं कुर्रम, नाम सुने हुए होने चाहिए, कुर्रम, तोची, देखी थी अभी, TOCHI, कुर्रम, कौमा तोची, कौमा गोमुल, गोमल, गोमल आदि। पूर्ण विराम। सर तोची बोला ना आपने? एक एक सेकंड, हाँ बोले। कुर्रम तोची जी। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। जी सर, नहीं आ रही है। अब आ गई आवाज? यस सर, अब आ गई। अरे इनका सिस्टम, इनकी वो वीक हो गई थी, क्या था, बैटरी डाउन हो गई थी। हाँ, सुलेमान रेंज, किरथर रेंज लिखे। यह सभी नदियां, और टोची गोमल आदि के बाद सर। हाँ उसके बाद लिखना, यह सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से, यह सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचनद, पंचनद नदियां पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान के, पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट में, ये जगह याद रखना, पाकिस्तान के मिठान कोट में, हमारे यहाँ है पठानकोट, वहां है मिठान कोट, पाकिस्तान के मिठान कोट में बाईं तरफ से, बाईं साइड है, बाईं तरफ से सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिल जाती है। जिस क्षेत्र में ये 5 नदियां बहती रही है, जिस क्षेत्र में ये 5 नदियां बहती हैं, उस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। पंजाब क्या कहा जाता है?
पंजाब। तो इन 5 नदियों के कारण ही क्या नाम पड़ गया? पंजाब, क्योंकि ये 5 नदियों के कारण पंजाब फर्टाइल था। अब सर देखिए कितनी बड़ी बात है, एक क्षेत्र है बांग्लादेश वाला, वो भी नदियों का ही, नदियों का, इतनी नदियां हैं वहां, और एक क्षेत्र है पंजाब वाला, ये हमारे बड़े फर्टाइल क्षेत्र होते थे। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत तगड़ा रोल होता था। और भारत के इतिहास में आप देखिए, पंजाब का महाराजा रंजीत सिंह का समय जो था, शेरे पंजाब कहा जाता है उनको, शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के टाइटल आपने 2 ही व्यक्तियों के लिए सुने हैं, एक महाराजा रंजीत सिंह और एक लाला लाजपत राय, नाम सुना होगा आपने। दूसरा आपका जो ये क्षेत्र था बंगाल वाला, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश, ये भी नदियों का क्षेत्र है। आपको पता है इधर से सिंधु, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी, कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता था, नदियों का पूरा जाल बनता था, नेटवर्क बनता था। और इधर से हमारी कौन सी नदी है? गंगा, और गंगा की इतनी सारी सहायक नदियां। सोचो भारत देश, भगवान ने जो ऐसा हमारे को, प्रकृति ने ऐसा हमें हर चीज दी है, क्योंकि नदी है तो नदी के द्वारा बहुत सारी मिट्टियां, आप समझ रहे, ऊपर से कटाव करके लाया जा रहा है अवशिष्ट, और वो सब जो है अवशेष उसको वो छोड़ती है, अपर्दन करती है, कहीं पे जमाव करती है। तो ये पूरा क्षेत्र, न केवल ये बल्कि प्रायद्वीप के क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी महत्वपूर्ण नदियां, इसीलिए भारत को नदियों का देश कहा जाता है। क्या आप देख रहे हो, पूरे ही हर तरफ नदी ही नदी आपको देखने को मिल रही है, ऐसा कोई प्रॉपर सूखा क्षेत्र नहीं है। जो रही सही कसर थी रेगिस्तान में, सेमी एरिड रीजन में तो लूनी नदी बहती है, लूनी नदी लाइफलाइन है, लेकिन जो मरुस्थलीय प्योर डेजर्ट, वहां पर थोड़ा पानी की दिक्कत थी, तो वहां पर हमने इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से जल पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। याद रहेगी बात, से स्टार्ट हो जाती है, हाँ इसी से, हाँ हरियाणा को भी और पीछे पश्चिमी राजस्थान को भी पानी पहुंचाती है। अब लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु नदी भारत में केवल, सिंधु नदी भारत में केवल, सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में, सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है, सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है, एवं एवं इसे पाकिस्तान की राष्ट्र नदी का दर्जा भी प्राप्त है। हमारी राष्ट्र नदी गंगा है, पाकिस्तान की सिंधु है, एवं इसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों, ब्रैकेट में लिख देना पंचनद, सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के जल को लेकर, सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के जल को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1960 में, वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, 1960 पंडित नेहरू थे उस टाइम, विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ है जिसे सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है।
जिसे सिंधु जल समझौते के रूप में जाना जाता है। पता है ना आपको, 1960 में सिंधु जल, इसके तहत पूर्व की 3 नदियों, पूर्व की 3 नदियों, डैश करके लिखने, सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु झेलम चेनाब पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। सिंधु झेलम चेनाब पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। एवं पश्चिम की 3 नदियों, एवं पश्चिम की 3 नदियों, रावी, व्यास और सतलुज, पश्चिम की 3 नदियों, कौन सी 3 नदियां इधर की बच गई जो अब, रावी, व्यास और सतलुज पर भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो नदियां हैं, 6 नदियां, भारत, आपको पता है ये सब नदियां भारत से ही होकर बहती है। तो भारत और पाकिस्तान की जो, आपको पता है बचपन से, मतलब पाकिस्तान के बनने से ये दुश्मनी का भाव रहा है। पाकिस्तान हमेशा से भारत से, आप समझ लीजिए ऐसे चिढ़ता है, और भारत भी इसलिए खुश नहीं रहता कि वो हमारा हिस्सा टूट के अलग हुआ है। तो कल के दिन ऐसा ना हो कि दोनों देशों के बीच में, क्योंकि शुरू से ही बनते ही साथ लड़ाई शुरू हो गई, तो कल के दिन ऐसा ना हो कि जो हम, आपको पता है अपर स्ट्रीम में है, हम पाकिस्तान का जल रोक दे, पानी रोक दे। और अगर हम पानी रोकें तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमारे देश से होके ही पाकिस्तान जाता है पानी, तो अगर हम इनको अपने भारत के ही क्षेत्र में रोक दें, अब कैसे रोकेंगे हम, डैम बना के रोका जा सकता है पानी को। तो ऐसी स्थिति में हम, पाकिस्तान में तो संकट खड़ा हो जाएगा, बिना युद्ध करे ही पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सकता है। जैसे कह रहे अर्थव्यवस्था चौपट करना, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पंजाब सिंध पूरा कृषि पर टिका है, लंबे समय तक कृषि पर टिका रहा है। आज भी पाकिस्तान में बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र में, भारत में है इनफैक्ट, तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी आबादी है आज भी, क्योंकि और सेक्टर वहां उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। तो आज आप सोचिए अगर, और अभी बीच में बाढ़ से उसकी हालत खराब हो गई थी, दोनों ही तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। बरसात के समय अत्यधिक पानी छोड़ा जा सकता है, और वैसे पानी रोका भी जा सकता है, गर्मियों के समय तो मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विवाद बड़ा उत्पन्न ना हो, तो हमारे नेहरू जी उदारवादी थे थोड़े बहुत ज्यादा, मतलब इस मामले में तो ऐसा नहीं करते थे, वो बड़े लिबरल रहते थे, सॉफ्ट थे। तो 1960 में क्या हुआ, एक समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु झेलम और चेनाब, इसका 80% पानी जो है वाटर वॉल्यूम में, वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। भारत इसका पानी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत कोई बड़ी बांध परियोजना इनमें नहीं चला सकता, छोटा मोटा प्रोजेक्ट चला सकता है, ऐसा करते हुए जिससे कि पाकिस्तान का हित प्रभावित ना हो। और जो नीचे के 3 नदियां हैं, उनमें भारत को पूरा पूरा अधिकार है। अतः भारत ने बहुत बड़ा डैम, भाखड़ा नांगल डैम जो बनाया है, वो सतलुज रिवर पे बनाया है, क्योंकि सतलुज रिवर पर पूरा पूरा कंट्रोल किसका है, हमारा है। यहाँ पर 80% पानी जो है उसके इस्तेमाल की जो अनुमति है वो हमें है, और यहीं से फिर हमने एक कैनाल भी निकाल दी है, इंदिरा गांधी कैनाल। तो बीच में जब ये पठानकोट का हमला हुआ था, उरी अटैक हुए थे, उसके बाद एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि ये समय आ गया है भारत को, कि भारत को सिंधु नदी जल समझौते को एक बार फिर से रिवाइव करना चाहिए। रिवाइव का मतलब है इसमें पुनः, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने हिस्से का ऊपर का 20% पानी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, और एक्सेसिव वाटर जो है वो आखिर में पाकिस्तान में ही चला जाता है। तो फाइनली वो 20% बोलने की बात है, हम इस्तेमाल ज्यादा उसको कर नहीं पाते, और वो सारा पानी जाता कहाँ है, पाकिस्तान जाता है। प्रधानमंत्री ने बात उठाई कि ये समझौता रिवाइव करने का टाइम आ गया है, इतने साल हो गए, 1960 से आज हम पहुंच गए हैं 2023 में, पिछले साल बुना था उस टाइम 2022 था, तो हमें इसको दोबारा देखना है। और यही सुनने के बाद पाकिस्तान चिढ़ गया, उसने कहा कि भारत अब ये फिर ये ऐसा षड्यंत्र कर रहा है जिससे कि वो हमारा पानी रोकना चाहता है। तो आप समझिए
कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आगे आने वाले समय में जो लड़ाई होनी है वो पानी को लेकर होनी है। अब इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय मानक भी होते हैं। अगर हम ऐसा पाकिस्तान के साथ करते हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि चीन भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है, और चीन ऊपर के हिस्सों में कर भी रहा है। कई जगह हम ऐसे सैटेलाइट से इमेज आ रही है, अमेरिका के सैटेलाइट से जो है हमें इमेजेस भेजी जाती है कई बार, और आपको पता है लद्दाख से लेके पूरा वहां तक का जो इमेज आती है उसमें देखने में आया है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के जो अपर रीजन है, जो कि उसके कंट्रोल में रीजन, जहां पे उसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, वहां पर वो कुछ बांधों का निर्माण कर रहा है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर रहा है। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को डुबाने के लिए कभी खूब सारा पानी छोड़ दे और कभी वहां से पानी को रोक दे ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी तो भयंकर बाढ़ लाती है, एक्सेसिव पानी छोड़ेगा तो वहां तबाही मच जाएगी असम वाले क्षेत्र में, लेकिन उसका असर फिर बांग्लादेश में भी होगा। तो आप देखिए, कोई भी देश जो ऊपरी हिस्से में है वो ऐसी हरकत करने से बचे। इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती है, बातचीत होती है, ताकि हर देश, क्योंकि पानी को फ्री फ्लो रखा जाए। वैसे तो हमारे भारत के देश में भी कई जो बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, आज के समय भूविज्ञानिक भी हैं, वो बड़े बांधों के विरोध में रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में खुद टिहरी बांध का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, क्योंकि अब कोई डैम वैम बनता है उसके कुछ फायदे होते हैं, लेकिन इसके नेचर के प्रति कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं जो आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इसको यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको इतना पाठ समझ में आया होगा, कल इसके आगे हम बढ़ेंगे। वंदे मातरम।